नमस्कार, चेक बाउंस सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यदि आपने कोई चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया है और वह चेक किसी भी कारण से डिसऑनर हो जाता है तो फिर आपको क्या क्या करना है। आपको उसको नोटिस देना है, नोटिस में 15 दिन का समय देना है। उसके बाद भी वो अगर आपके पैसों का भुगतान नहीं करता है तो फिर आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करनी है। उसकी क्या डेट्स थे, उसके क्या मियाद था, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे कि एक बार जब आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो कोर्ट की का प्रोसीजर क्या होता है, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेक्शन 143 ये कहती है कि ये जो ट्रायल होगी ये समरी ट्रायल है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, समरी ट्रायल के बारे में सीआरपीसी में डिटेल में बताया गया है। हमारे अभी हम यही समझते हैं कि समरी ट्रायल से मुराद ये है, समरी ट्रायल का मकसद ये है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, इस मामले को जल्दी से जल्दी विचारण किया जा सके। क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो सबसे पहले वो रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट में जो कोर्ट का बाबू होता है वो देखता है कि प्रॉपर जुरिस्डिक्शन में, इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ये घटना होना पाया गया है या नहीं गया है। जो भी आपने कंप्लेन में और उसके साथ जो एफिडेविट फाइल की है उसके साथ जो जो आपने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये एक क्लरिकल काम है और ये कोर्ट देखती है। पहले तारीख में ये रिपोर्ट हो जाती है। दूसरी जब तारीख पेशी आती है, दूसरा जब हियरिंग होता है, उसमें कोर्ट इस मामले को कॉग्निजेंस लेती है। कोर्ट इस मामले का कॉग्निजेंस लेती है, जिसको हम हिंदी में प्रसंज्ञान कहते हैं। ये प्रसंज्ञान का स्टेज होता है। प्रसंज्ञान के स्टेज में आपको सिर्फ ये बताना होता है कि ये चेक मैंने इस व्यक्ति से प्राप्त किया था। प्राप्त करने के पश्चात 3 महीने की जो वैलिडिटी है उसके अंदर मैंने इस चेक को अपने इस बैंक में लगा दिया, इतने तारीख को लगा दिया, इतने तारीख को ये चेक डिसऑनर हो गया, जिसकी सूचना मुझे इसके बैंक रिटर्न मेमो से मिली। बैंक रिटर्न मेमो मुझे ये इस दिन प्राप्त हो गया। उसके बाद 1 महीने की जो अवधि थी नोटिस देने की, उसमें मैंने ड्रॉयर को नोटिस दे दिया, इतने तारीख को नोटिस दे दिया और इसके बाद 15 दिन के अंदर उसे भुगतान जो करना था वो 15 दिन की तिथि, 15 दिन की अवधि इस दिन समाप्त हो गई और इस दिन से मेरा कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया, जो कि 30 दिन तक लास्ट करेगा और वो 30 दिन के भीतर मैंने ये कंप्लेंट प्रस्तुत कर दी है। कॉग्निजेंस में सिर्फ आपको ये बताना है कि ये चेक डिसऑनर हो गया था, जिसका सबूत है ये बैंक रिटर्न मेमो। बैंक रिटर्न मेमो को कोर्ट चेक बाउंस के केसेस में सबूत कंसीडर करती है, सबूत मानती है। उसके बाद आपने बता दी कि मैंने जो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशंस थे, जो मैंडेटरी प्रोविजंस थे डेट्स के और लिमिटेशंस के, वो सब मैंने पूरा कर दिए नोटिस में और कंप्लेंट फाइल करने में। तो कोर्ट को इसका प्रसंज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट उसी दिन प्रसंज्ञान लेती है। उसके बाद कोर्ट प्रसंज्ञान ऑर्डर या तो उसी दिन देगी या अगली तारीख तक, अगर कोर्ट ज़्यादा व्यस्त है तो अगली तारीख को आपको प्रसंज्ञान ऑर्डर कोर्ट दे देती है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, इसका मतलब कि अब ये इस मामले की पर कार्रवाई शुरू हो गई। कोर्ट कॉग्निजेंस लेते ही अपने कॉग्निजेंस ऑर्डर में ही उस व्यक्ति को समन से कॉल करने के लिए ऑर्डर कर देती है। अब क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम समन भेज देते हैं, कोर्ट भेज देती है, या आप खुद भी समन ले सकते हैं, आपके वकील समन ले सकते हैं और हम उस समन को भेज सकते हैं। क्या है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, उसमें प्रायः हमारे कोर्ट में ये व्यवस्था है कि वो कहते हैं कि इसको डाक से भेज दें। तो हम क्या करते हैं, उसे डाक से समन को भेज देते हैं। अगली तारीख से पहले हम डाक से समन भेज देते हैं। समन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है या फिर वो व्यक्ति उस समन को लेने से इनकार कर देता है, या फिर वो डाकिए से या समन जो सर्व कराने जाता है उससे मिलीभगत करके कह देता है कि ये व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट ये मान लेती है कि आपके ज्ञात पते पे हमने समन भिजवा दिया तो ये आपको मिल गया। उसके बाद अगर अगली तारीख पे समन प्राप्त होने के बाद भी या समन लौटाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उस दिन कोर्ट उसके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट क्या है मैं आपको बता दूं। बेलेबल वारंट वो होता है जिसमें कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करें और यदि यह व्यक्ति इतने रुपए का जमानत दे देता है। जैसे कोर्ट ने सपोज फर्ज करते हैं कि कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट इशू किया कि ये व्यक्ति को मैंने समन इशू किया था, ये तो आया नहीं, अब मैं बेलेबल वारंट इशू करता हूँ। तो पुलिस वाले को डायरेक्ट करते हैं कि ये वारंट है, जाओ इस व्यक्ति के ऊपर सर्व करो। सर्व करने का मतलब है उसको गिरफ्तार करो। परंतु यदि वह व्यक्ति उसमें अगर मेंशन किया हुआ है कि 5,000 की जमानत राशि दे देता है तो उसे आप छोड़ दें और उसे पाबंद कर दें कि वो अगली तारीख पेशी पे इस मामले में हाजिर हो जाए। पुलिस जाती है साहब उसके पास और उसको, अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपये की ज़मानत भर देता है तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती और उसको कह देती है कि आप अगली तारीख ये है, इस कोर्ट में है, आप वहाँ पे जाके
इस मामले में अपीयर हो जाइए। अब यहाँ पे जो ज़मानत है वो पैसे देने नहीं है पुलिस वालों को, ये एक सियोरिटी है, गारंटी होती है। कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है वो इस व्यक्ति के लिए गारंटी देता है कि हाँ साहब ये कोर्ट में अपीयर हो जाएगा, मेरे 5,000 रुपये की गारंटी है, मैं 5,000 रुपये की ज़मानत देता हूँ कि ये व्यक्ति अपीयर हो जाएगा। तो ये पैसे देने नहीं है किसी को, ये पुलिस वालों को देने नहीं है। अगली तारीख पे क्या हुआ कि वो बेलेबल वारंट सर्व होके आ गया, उस पर पुलिस वाले ने वो सारी भर के दे दी कि सब मैंने इस व्यक्ति की ज़मानत लेके इसको उस दिन अरेस्ट किया, छोड़ दिया। अब उस दिन भी वो व्यक्ति अपीयर नहीं हुआ था है, अगर उस दिन भी वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है तो कोर्ट उस दिन अरेस्ट वारंट इशू कर देगी। अब अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद पुलिस के पास जमानत देने का पावर नहीं है। इस बार पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट करेगी। 2 केस हो सकते हैं, या तो वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है या वो अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में आके अपीयर हो जाए। जैसे ही वो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर होता है और तो उसे बेल अप्लाई करनी पड़ती है कोर्ट में। ये बेलेबल ऑफेंस है तो इसमें बेल अप्लाई करते ही बेल कोर्ट दे देती है और कोर्ट कुछ कंडीशन लगा देती है कि आप इतने रुपए के जमानत और इतने रुपए की बॉन्ड भर के कोर्ट में फर्निश करें तो आप जमानत पे आज़ाद हैं और इसके बाद से आपको हर पेशी पे उपस्थित होना है। ऐसा क्या कोर्ट उसकी ज़मानत हम फर्ज करते हैं कि वो आया और उसने ज़मानत कोर्ट ने उसकी ले ली और उस पर जो कंडीशंस लगाएं कि आपको इतने रुपए का बेल और इतने रुपए का बॉन्ड भरना है वो उसने दे दी। उसके बाद कोर्ट उसी दिन उस पर सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन, जिसको हिंदी में आरोप सारांश कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंसेस, उसको सुनाती है। सुनाने का से मुराद ये है कि कोर्ट उसके कहती है कि आप, अब चेक बाउंस के केस का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हम आज वही डिस्कस कर रहे हैं। तो कोर्ट उसे कह देती है कि ये जो चेक था ये आपने दिया था और आपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं रखा, इसलिए इनसफिशिएंट बैलेंस रिमार्क के साथ ये चेक डिजॉनर हो गया, उसका रिटर्न मेमो ये रहा। क्या आपको जुर्म स्वीकार है? तो यदि वह व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब मुझे जुर्म स्वीकार है तो कोर्ट उसको उसी दिन सज़ा दंडित करने के लिए की कार्रवाई शुरू कर देगी। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि आई प्लीड नॉट गिल्टी, मैं निर्दोष हूँ और मैं अनवीक्षा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मामले की ट्रायल हो। चूँकि हम ट्रायल के प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब वो कहता है ट्रायल शुरू होती है, यहाँ से वो ट्रायल की डिमांड करता है, ट्रायल शुरू हो जाती है। ट्रायल में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कंप्लेनेंट्स को अपने एविडेंस देने होते हैं। एक 138 NI एक्ट के मामले में जो एविडेंस होता है, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट हो सकता है और जनरल प्रैक्टिस में यही है कि एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट ही हो रहा है। एक एफिडेविट आप फाइल करते हैं, उसमें आप अपने सारी बातें लिख के कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि सब ये चेक दिया था और इसको मैंने लगाया, फिर ये रिटर्न मेमो उसका मिला और ये डिजॉनर हो गया, फिर मैंने नोटिस दे दी, नोटिस की कॉपी ये लगी है, फिर मैंने कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर दी, ये सारी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपका विटनेस हो, आपके साथ साथ अन्य किसी और का भी विटनेस हो सकता है कि जब उस व्यक्ति ने आपको साइन करके चेक दिए हों उस समय आपका भाई हो या मित्र हो या आपके साथ व्यापार करने वाला व्यक्ति या कंपनी का कोई व्यक्ति प्रेजेंट हो, तो आप उसको भी गवाह बना सकते हैं। तो सीधी बात यह है कि कंप्लेनेंट एविडेंस के स्टेज पे जो परिवादी होता है या उसका प्रतिनिधि होता है उसके बयान होने हैं, वो एविडेंस देता है बाई वे ऑफ एफिडेविट, और दूसरे लोग भी एविडेंस बाई वे ऑफ एफिडेविट दे सकते हैं। पहला, आप कंप्लेंट के साथ आपने चेक लगाया था ओरिजिनल, उसके बाद रिटर्न मेमो लगाया था, फिर उसके बाद आपने वकील साहब या फिर आपने जो नोटिस ड्रॉयर को प्रेषित की थी उसकी वो लगाई थी, उसके बाद नोटिस के जो आपने जिस भी मोड से नोटिस भेजा था उसकी रसीद लगाई थी, जैसे डाक से भेजा था तो डाक की रसीद लगाई थी, उसके बाद डाक की ट्रैक रिपोर्ट लगा दी थी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे प्रोड्यूस कर रखे थे। अगर कोई और भी डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको या तो उस समय एनेक्स कर रखा है, अगर एनेक्स नहीं कर रखा है कोई डॉक्यूमेंट तो आप एफिडेविट देने के समय भी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपके एविडेंस, आप जब एफिडेविट देते हैं तो दूसरे पक्ष का जो वकील होता है, जो डिफेंस का वकील होता है, वो आपसे क्रॉस एग्जामिन करता है। क्रॉस एग्जामिन की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते आज, उसके लिए एक अलग से सेशन मैं लूँगा। अभी आज ये बात करते हैं कि क्रॉस एग्जामिन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद उसका ये होता है कि वो आपके क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करता है, उसको ये साबित करने की कोशिश करता है कि आपने जो बयान दे रहे हैं एफिडेविट के माध्यम से और आपने जो कागज़ प्रस्तुत किए हैं वो झूठे हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, जो भी है, वो उसको आपके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो क्रॉस एग्जामिन वो करेंगे।
उसके बाद जब आपके एविडेंस मतलब कंप्लेनेंट साइड के सारे एविडेंस खत्म हो गए, एक एविडेंस आपने कराया, 2 कराया, 3 कराया, जितने भी कराए, जो भी सारे कागज़ दे दिए, उसके बाद डिफेंस के एविडेंस शुरू होते हैं। जो अक्यूज्ड है वो अपने बयान करवा सकता है, या डिफेंस में उसके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई दस्तावेज है, आप कहते हैं कि आपके पैसे बाकी हैं, वो कहता है कि मैंने पैसे दे दिए हैं, उसके जो गवाह हो सकते हैं, या कोई अगर उसने आपको पैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दिया है, किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट से दिया है, तो वो उसको साबित ला के कोर्ट में पेश करेगा। आपको अगर उसने पैसे लौटाए हैं तो वो किसी व्यक्ति के सामने लौटाए हैं तो उसकी गवाही वो करवा देगा। उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है उसका वकील, जो ड्रॉयर होता है, एक्यूज्ड होता है इस केस में, उससे उसके गवाहों से क्रॉस एग्जामिन करता है। जैसे आपसे डिफेंस के लॉयर ने क्रॉस एग्जामिन किया था, उसी तरह से उसके गवाह से आपके लॉयर क्रॉस एग्जामिन करेंगे। इसके बाद होता है फाइनल आर्गूमेंट। फाइनल आर्गूमेंट में आपके लॉयर ये सबमिट करते हैं कि पूरे फैक्ट बताते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि मेरे इस चीज़ को साबित करने के लिए मैंने ये डॉक्यूमेंट और ये ओरल एविडेंसेस करवाए हैं, और इस बेसिस पे मुझे इस केस में न्याय मिलना चाहिए और मेरे हक में फैसला होना चाहिए, एक्यूज्ड को सज़ा होनी चाहिए। डिफेंस के वकील साहब यही कहते हैं कि मैंने इनके एविडेंसेस को झूठा बतला दिया है, इन एविडेंसेस को झूठा साबित कर दिया है, और मेरे डिफेंस में मैंने ये एविडेंस और ये गवाहियाँ करवाई हैं, तो आपको मेरे मुवक्किल को, मेरे क्लाइंट को बरी कर देना चाहिए, उनको निर्दोष साबित करना चाहिए, बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर्ट इसका फैसला सुनाती है, और कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो 264 CRPC में सुनाती है। इस जजमेंट में कोर्ट को सब्सटेंस ऑफ एविडेंस लिखने हैं और जजमेंट को डिटेल नहीं करना है, उसमें केवल आपको रीज़न बताना है कि आपके ये जजमेंट के पीछे, आपके इस फाइंडिंग के पीछे क्या रीज़न है, वो ब्रीफली करना है। तो समरी ट्रायल का मुराद ये है, समरी ट्रायल का मकसद ये है कि ये केस जल्दी जल्दी निपट जाए, जल्दी जल्दी इसमें जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई हो, जल्दी जल्दी इसके स्टेजेस एक के बाद एक आगे बढ़ते चलें और इसका विचारण जल्दी से जल्दी हो जाए। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या चेक बाउंस केस में बचाव है। मैं आपको बता दूं, चेक बाउंस केसेस में बचाव तो है, लेकिन चेक बाउंस केसेस में बचाव बहुत ही मुश्किल है। सेक्शन 118, 118 और सेक्शन 139 के जो प्रिजम्पशंस हैं, 118 के प्रिजम्पशंस में अभी नहीं जाते, मैं सीधे बता देता हूँ। 139 के जो प्रिजम्पशन है वो बहुत ही मुश्किल प्रिजम्पशन है। 139 का जो प्रिजम्पशन है वो ये कहती है कि अगर आपने चेक दे दिया तो कोर्ट ये मान लेगी कि आपकी कोई ना कोई देनदारी थी, आपकी कोई ना कोई डेट या लाइबिलिटी थी जिसके भुगतान हेतु आपने चेक दिया है। अब ये इतना मुश्किल है कि ये जो पूरे क्रिमिनल लॉ में हम हमेशा देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो अभियोजन होता है, जो कंप्लेंट करता है, उसको ये साबित करना पड़ता है बियॉन्ड डाउट कि ये आदमी जो है ये दोषी है। यहाँ पे क्या होता है, जो दोषी है, जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, जिस पे आरोप लगाया गया है, उसे ये साबित करना पड़ता है कि मैं आरोपी नहीं हूँ। उल्टा है, बहुत ही मुश्किल है इसमें बचाव। इसलिए अगर आप किसी को चेक देते हैं तो सोच समझ के देना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि एक इसमें इंटरिम कंपनसेशन की व्यवस्था है। सेक्शन 143A बाद में ऐड किया गया है। ये क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपीयर होता है कोर्ट में, या पुलिस गिरफ्तार करके लाती है, या खुद ही वो अपीयर हो जाता है और बेल अप्लाई करता है, बेल मिल जाती है, उसके बाद उस पर सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन सुनाए जाते हैं। जो मैंने कहा था कि आरोप सारांश उस पर सुनाया जाता है, और वो कहता है कि मुझे ट्रायल चाहिए, मैं इन सब आरोपों से इनकार करता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें, कंप्लेनेंट चाहे, तो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 143A फॉर द इंटरिम कंपनसेशन। जैसे 20 लाख रुपए का चेक बाउंस केस है, तो उसने कहा कि साहब 20 लाख रुपए का विचारण में तो समय लगेगा, तो मुझे इंटरिम के लिए 20% दिलवाई जाए। कोर्ट के पास ये पावर है कि 20% तक वो दिला सकती है। 20% से नीचे भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। तो कंप्लेनेंट के लिए ये व्यवस्था बाद में की गई अमेंडमेंट करके कि उसे एक अंतरिम राहत के तौर पे कोई ना कोई राशि दिलवाई जाए। समय कितना लगता है, ये लोगों का अक्सर सवाल आता है कि सर चेक बाउंस तो हो गया, मेरे पैसे फंस गए, अब बहुत टाइम लग रहा है, कितना समय लग सकता है। मैं आपको एक बता दूं कि ये समरी ट्रायल है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। कब? जब अक्यूज्ड अपीयर हो जाए।
अगर अक्यूज उस शहर को छोड़ दिया या उस स्टेट को छोड़ दिया, कहीं फ़रार हो गया तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पुलिस उसको जब पकड़ के लाएगी तब ही ये विचारण शुरू होगा। लेकिन यदि अक्यूज़ड अपीयर हो जाता है तो इन सारे स्टेजेस को पार करने में मुझे नहीं लगता कि 2 साल से ज़्यादा का समय लगना चाहिए, यदि आपके वकील मेहनत करते हैं और हर तारीख पेशी पे काम करते हैं और आप अपने वकील साहब के साथ मिलके इस केस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो 2 साल से ज़्यादा का समय मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।